नमस्कार साथियों, चंद्रा आईएएस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सपनों की उड़ान वाली क्लास में आज हम बात करेंगे अपने यूनियन एंड टेरिटरी के आखिरी लेक्चर के बारे में। ये हमारा होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट 1956 और उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। पहले जो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थे 1956 तक, उसको कैसे आज 2023 में 28 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी किया गया, इसको हम क्रोनोलॉजी फॉर्म में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर एग्जाम में कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। चैप्टर लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप हमारा जरूर देखें। ये रही हमारी चंद्रा आईएएस सपनों की उड़ान वाली क्लास। ये है आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पौंडीचेरी इन 3 स्टेट, पार्टीशन ऑफ द इंडिया, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, लिंग्विस्टिक प्रोविजंस कमीशन और 1956। इसको हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 2 में पूरी तरीके से थॉरली कवर किया है। आज हमारी टॉपिक है पौंडीचेरी 3 स्टेट में क्यों है। सिक्किम के बारे में जानेंगे कि सिक्किम पहले प्रोटेक्टोरेट हुआ करता था, आज कैसे वो भारत का अभिन्न अंग है। जानेंगे जम्मू एंड कश्मीर को कैसे दो भागों में तोड़कर एक लद्दाख और दो और जम्मू कश्मीर 2 यूटी बना दी जाती है। और जानेंगे उत्तर प्रदेश पहले कितना बड़ा हुआ करता था, उसको सन 2000 में 9 नवंबर 2000 9 नवंबर 2000 को तोड़कर उत्तराखंड एक राज्य बना दिया जाता है। हम आते हैं अपने टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। 10वां संविधान संशोधन 1961, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 ये कहता है कि दादर एंड नागर हवेली जो यहाँ पे है, पहले गुजरात के पास थी, यहाँ पे है, इसको 1954 में पुर्तगीज छोड़ देते हैं और यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन चलता है भारत का वहाँ के लोगों के द्वारा 1961 तक, और 1961 में ही इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। तो आप करेंगे, याद करेंगे 10वां संविधान संशोधन से क्या है, दादरा एंड नागर हवेली, आपके काम की चीज बस इतनी है। 12वां से क्या है, गोवा, दमन एंड दीव, ये 1961 तक पोर्टुगीज के अंदर था। इसको भारत सरकार ने पुलिस सेक्शन के द्वारा ऑपरेशन विजय करके पोर्टुगीजों से इसको लिबरेट कराया। तो गोवा, दमन एंड दीव को पोर्टुगीज के द्वारा लिबरेट कराया गया 1961 में पुलिस सेक्शन के द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत। तो 10वें से दादर एंड नागर हवेली, 12 से गोवा, दमन एंड दीव 12 से है, और गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। यह हम आगे कवर करेंगे। 13वां संविधान संशोधन 1962 कहता है नागालैंड को, नागालैंड आपका यहां पे है, नागालैंड को असम से अलग कर दिया जाता है और इसको एक अलग सा स्टेट बनाया जाता है, नागा हिल्स। और ये आप पढ़ लीजिएगा, टुसांग आउट ऑफ असम जो है, उससे अलग करके एक नागालैंड बनाया जाता है। आप सोचेंगे कि हम अपने स्टेट की बाउंड्री रिलोकेट कर रहे हैं तो उसके लिए संविधान संशोधन क्यों कर रहे हैं। जब भी बाउंड्री रिलोकेट करते समय उनके किसी भी आर्टिकल में उनकी, जैसे वहां की जनजातियां हैं जो उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, उनकी जनजातियों में अगर कोई भी संविधान के संशोधन हो रहा है, आर्टिकल में कोई भी चेंजेस किए जा रहे हैं, तो आर्टिकल में चेंजेस करने के लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए 13वां संविधान संशोधन किया गया है। फिर 14 संविधान संशोधन 1962, फ्रेंच की कॉलोनी हुआ करती थी पुडुचेरी। यहां पे है 3 स्टेट थे, 1 2 3 और ये 4। तो आपको याद होगा 10 से दादर एंड नागर हवेली, 12 से हो गया दमन एंड दीव गोवा, 13 से हो गया आपका नागालैंड और 14 से हो गया आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी की कहानी हम जानते हैं कि ये 3 जगह पे क्यों है। पहले आप जान लीजिए पुडुचेरी कहां पे है। एक केरला में है, तमिलनाडु में 2 है, एक कराईकल, एक पौंडीचेरी, और फिर एक आंध्र प्रदेश में है जिसको यनम कहते हैं। एक यूनियन टेरिटरी 3 स्टेट में फैली हुई है, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका रीजन है ट्रीटी ऑफ सेसेशन 1956। भारत सरकार और फ्रांस की सरकार जब फ्रांस जा रही हो, फ्रेंच कंपनी यहां से जा रही होती है, तो भारत सरकार के साथ एक ट्रीटी करती है, कहती है भैया देखिए हम तो यहां से चले जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक दया कर दीजिए। वो कहे कि हमारी जनसंख्या यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रहती है पौंडीचेरी में, जैसे माहे में, पुडुचेरी में और हैदराबाद, यहाँ यलम में, यहाँ पे इनकी जनसंख्या ज्यादा रहती है। कहती थोड़ा हम पे दया कर दीजिए, हम तो आपके जो कह रहे हैं वो मान ही रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा कल्चर का है उसको थोड़ा प्रिजर्व करिएगा, इसलिए इसको कोशिश करिएगा किसी और स्टेट में ना मिलाएं और ना यूटी मिलाएं, इसको एक सेपरेट कल्चर की तरह करिए। तभी तो अकॉर्डिंग टू दैट स्पेशल क्लॉज, इंडिया विल नॉट ओनली रूल दिस फ्रेंच पोजीशन एज अ सेपरेट एंटिटी, वी आल्सो नॉट मर्ज इनटू एनी अदर स्टेट। मई 1956 में दोनों देशों द्वारा उपकर की एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
उस विशेष खंड के अनुसार भारत ने न केवल इन फ्रांसीसी संपत्तियों को एक अलग इकाई के रूप में शासन करेगा, बल्कि हम किसी अन्य राज्य का विलय भी नहीं करेंगे। यही सोचिए पौंडीचेरी है जो फ्रेंच जा नहीं रहा था, समझ रहे हैं? फ्रेंच, हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 में। 1947 में भारत को आजादी मिल जाती है, 1954 में फ्रेंच जाते हैं और 1961 में पुर्तगीज जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में ये 15-15 साल तक भारत के अंदर रहते हैं, उसके बाद भारत इनको आजाद करा लेता है। ये समझ में आ गया? आपको 10वां संविधान संशोधन याद होगा, दादर एंड नागर हवेली। 12वां याद होगा, दमन एंड दीव गोवा। 13वां याद होगा, नागालैंड। 14वां याद होगा आपको, पुडुचेरी। फिर हमारा 22वां होगा मेघालय। 36वां सिक्किम। सिक्किम की हमने पूरी कहानी पढ़ेंगे। 69वां नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है दिल्ली, पहले यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ दिल्ली हुआ करती थी। इसको 69वां संविधान संशोधन 1991 के बाद इसे यूनियन कैपिटल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली किया गया। और उसमें यह प्रावधान लाया गया कि यहाँ का खुद की विधानसभा होगी, विधानसभा में मंत्रिपरिषद होंगे, मंत्रिपरिषद को हेड करेगा मुख्यमंत्री। पर विधानसभा कितनी होगी? टोटल यहाँ पे 70 लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, मेंबर होंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे, मंत्रिपरिषद, वो 7 से ज्यादा नहीं होंगे और चीफ मिनिस्टर होगा। यहाँ पे ये प्रावधान है, आपको याद करना पड़ेगा जब हम आगे पार्लियामेंट पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है कि 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। पर दिल्ली का केस अलग है, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 10% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। वो 15% का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का 91 संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003, शायद 2003 है, 91वें संविधान संशोधन के थ्रू किया गया है। हम आगे चलते हैं, सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि 1947 से पहले जब हमारे पास 552 प्रिंसली स्टेट थी, उसमें ही एक प्रिंसली स्टेट थी सिक्किम, जो चौग्याल डायनेस्टी के द्वारा रूल की जाती है। उसके बाद जब भारत आजाद हो जाता है ब्रिटिशर से, तो इंडो सिक्किम ट्रीटी होती है 1950 में। और वहां का जो राजा नामग्याल रहता है, वो कहता है कि हम प्रोटेक्टरेट स्टेट बन के रहना चाहते हैं। प्रोटेक्टरेट स्टेट का मतलब ये होता है कि आपके पास हमारा डिफेंस होगा, एक्सटर्नल अफेयर होगा, कम्युनिकेशन होगा, सिर्फ हम अपना इंटरनल मैटर देखेंगे, बाहर का मैटर आप देखेंगे, आपका ही पूरा जोर जबरदस्ती हमारे ऊपर होगा। पर समय के साथ नामग्याल जब कहीं बाहर जाया करते हैं, जब वो बाहर जाया करते हैं तो अपना खुद का फ्लैग लेके जाया करते हैं और ये शो करते हैं कि सिक्किम एक ऑटोनॉमस स्टेट है और सिक्किम एक सेपरेट कंट्री है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा राइट्स पैदा होते हैं। उसके बाद जब भारत सरकार को लगता है कि क्या कहते हैं भैया, सिक्किम के राजा तो मन बढ़ई कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उनके लिए 1974 में वहां पे 35वां संविधान संशोधन 1974 किया जाता है और आर्टिकल 2A और शेड्यूल 10 लिया जाता है। इसके लिए वहां पे लोगों, ऑफिशियल नहीं है ये, यही कहा जाता है कि भारत सरकार ने वहां पे अपने लोगों को भेजा और उन लोगों को इसलिए उग्र किया कि भैया आप भारत में विलय करिए। वहां के डायनेस्टी, चौग्याल डायनेस्टी के खिलाफ लोगों को भड़काया, इस वजह से 35वां किया जाता है। फिर 35वां के बाद 36वां किया जाता है। उसके बाद एक रेफरेंडम कराया जाता है और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। नामग्याल का जो लड़का रहता है 1963 में खत्म हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद 1963 के बाद जब ये नामग्याल, उनका लड़का गद्दी पे आता है, तो ये एक अमेरिकन से शादी कर लेता है जो किसी पत्रिका में पत्रकार रहती है और वो लेखिका रहती है और लिखती रहती है और वो भारत के खिलाफ लिखती है और सिक्किम को एक ऑटोनॉमस स्टेट मानती है। इस वजह से भी फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया जाता है। और सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देख सकते हैं सिक्किम का कितना इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से नेपाल है, दूसरी तरफ से भूटान है, ऊपर से चाइना है। ये कभी भी चाइना कभी भी कब्जा कर सकता था, एक ऑटोनॉमस स्टेट होता तो भारत कुछ ना कर पाता। इसलिए भारत को सिक्किम को अपने में मिलाना बहुत जरूरी था। आप इसे समझ गए होंगे। और सिक्किम को 371F के अंदर स्पेशल स्टेटस भी दिया गया है। आर्टिकल 371F के अंदर स्पेशल स्टेटस दिया गया है और आर्टिकल 2A और 10 को रिपील कर दिया जाता है 36वें से, जो 35वें कॉन्स्टिट्यूशन से लाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं 1947 में प्रोटेक्टेड, 1974 में एसोसिएट और 1975 में फुल फ्लेज स्टेट सिक्किम की। ये रही सिक्किम का इतिहास। फिर हम बात करते हैं गुजरात पहले बॉम्बे का पार्ट हुआ करता था। बॉम्बे, ये इतना बड़ा पूरा बॉम्बे हुआ करता था। 1960 में वहां पे ये बात छिड़ती है कि गुजरात
गुजराती पीपुल्स के लिए गुजरात बनाया जाए, मराठी के लिए महाराष्ट्र बनाया जाए। इसलिए 1960 में बॉम्बे को दो भागों में तोड़ा जाता है, एक गुजरात एक महाराष्ट्र। फिर नागालैंड 1963 में, मैंने आपको बता ही दिया है नागालैंड की कहानी। फिर हरियाणा 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग कर दिया था। ये देखिए पंजाब इतना बड़ा रहता है। और एक चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी बनाई जाती है। तो एक हरियाणा अलग किया जाता है और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी। तो 15 में गुजरात, 16 में हमारा नागालैंड, 17 में हरियाणा और 18 में हिमाचल प्रदेश। 18 में हिमाचल प्रदेश 1971 की बात है। 1971 से पहले ये एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। तो याद करेंगे 1960, 1963, 1966, 1971। 1960 में गुजरात, 1963 में नागालैंड, 1966 में हमारा आता है हरियाणा, उसके बाद आता है 1971 में हमारा हिमाचल प्रदेश। 15, 16, 17, 18 इसको आपको क्रोनोलॉजी फॉर्म में याद करना पड़ेगा, आगे मैं क्वेश्चन दूंगा। फिर उसके बाद आता है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय की आप लोकेशन देख सकते हैं। मणिपुर म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है, मिजोरम भी म्यांमार के साथ बनाता है, और त्रिपुरा ये तीनों साइड से जो त्रिपुरा है ये तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसको 19वां, 20वां और 21वां 19वां, 20वां और 21वां राज्य का दर्जा दिया जाता है 1972 में। तो आप याद कर सकते हैं, गुजरात हो गया क्रोनोलॉजी फॉर्म में, ऐसे याद करिए, गुजरात, दूसरा हमारा हो गया नागालैंड, तीसरा हो गया हमारा हरियाणा, चौथा हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। इसका हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, मंत्री जी मेघालय गए, ये है हमारा ट्रिक। मंत्री जी मेघालय गए, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। 19, 20, 21 हो गया, 14 पहले थे, 15वां गुजरात से आपने याद किया है। फिर उसके बाद हम आते हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में स्टेट का दर्जा दिया जाता है। गोवा को मैंने बताया दमन एंड दीव से अलग करके 1987 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जाता है। फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग किया जाता है, ये देखिए। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग किया जाता है। झारखंड बिहार से अलग किया जाता है। ये 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग किया जाता है मध्य प्रदेश से। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को अलग किया जाता है उत्तराखंड से। 15 नवंबर 2000 को बिहार को अलग किया जाता है, झारखंड को अलग किया जाता है बिहार से। और 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग किया जाता है आंध्र प्रदेश से। ये देखिए कितने बड़े बड़े स्टेट हुआ करते थे, उनको छोड़ के दो दो भागों में बांट दिया गया। ये आर्टिकल आप बताइएगा किस आर्टिकल के तहत ये है, कमेंट बॉक्स में इसका चाहिए। आपको याद हो गया होगा 15 में क्या था, बताइए जल्दी जल्दी। 15 में गुजरात, 16 में नागालैंड, 17 में हरियाणा, 18 में हिमाचल प्रदेश, 19 में हमारा मणिपुर, 20 में त्रिपुरा, 21 में मेघालय, 22 में सिक्किम, 23 में मिजोरम, 24 में अरुणाचल प्रदेश, 25 में गोवा, 26 में छत्तीसगढ़, 27 में उत्तराखंड, 28 में झारखंड और 29वां तेलंगाना। पर आप तो कहेंगे साला सॉरी आप तो कहेंगे 28 स्टेट होते हैं और ये कैसे यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, ये तो टोटल 29 हो गया। ओके, तो 28 स्टेट और इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहला स्टेट हुआ करता था। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लिया जाता है 2019 में, तो जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़ जाता है और यूटी बना दी जाती है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और उसके बाद 2020 में दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को कंबाइन करके एक यूटी बना दी जाती है, जो पहले अलग अलग यूटी रहा करती थी। ये तो हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। आपको याद करना है 10वां संविधान संशोधन, 12, 10, 12, 14, 22, 36, 69, 6 संविधान संशोधन आपको मुंह जवानी रटे होने चाहिए। और 15, 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर टोटल हमारे स्टेट के क्रोनोलॉजी फॉर्म में उसे याद करना है। बहुत सारे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर हम बात करते हैं कौन सा स्टेट कब बना, उनका नाम कैसे रखा गया। उत्तर प्रदेश का नाम पहले यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, इसको 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया। जो आज का तमिलनाडु है वो 1969 से पहले मद्रास हुआ करता था। आज का कर्नाटक 1973 से पहले मैसूर हुआ करता था। और आज का जो लक्षद्वीप है 1973 से पहले लैकेड्यू, मिनिको, अमेंदियो 3 आइलैंड हुआ करते थे। और उत्तराखंड जो 2006 में इसका नाम उत्तरांचल रखा गया, उत्तरांचल कहा जाता था इससे पहले। और ओडिशा में तो स्पेलिंग ही चेंज कर दी गई, पहले ओडिशा था अब ओडिशा कर दिया गया 2011 में। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। पहला, उत्तराखंड स्टेट वॉज क्रिएटेड इन
उत्तराखंड स्टेट कब बनाया गया? जैसे कि हमने बताया उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को बनाया गया। 3 स्टेट बनाए गए थे 2000 में, एक उत्तराखंड, एक झारखंड और एक छत्तीसगढ़। तो उत्तराखंड 2000 में, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द स्टेट ऑफ मैसूर वॉज रीनेम्ड एज तमिलनाडु, गोवा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम दमन एंड दीव, सॉरी, द स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज स्प्लिट इंटू गुजरात एंड महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश वॉज प्रीवियसली इन द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। मैसूर राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। आपको पता है मैसूर का नाम बदलकर नहीं, मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। गोवा को दमन और दीव से अलग कर दिया गया। ये तो पता है, गोवा को 1987 में गोवा को सेपरेट स्टेट बना दिया गया और दमन एंड दीव को यूटी रहने दिया गया। दमन एंड दीव को दादर एंड नागर हवेली के साथ 2020 में मिलाया गया। बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित किया गया 1960 में। हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश की सूची में था 1971 से पहले। हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश की सूची में था, पर 1971 में उसे स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर होगा द स्टेट ऑफ मैसूर रिनेम्ड वाज एज तमिलनाडु, इसका मद्रास होगा। या फिर आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने कहा था ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉर्म करना है। तो बताइए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम कब कब बना? जल्दी। आंध्र प्रदेश 1953 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, हरियाणा 1966 में और सिक्किम 1975 में। इसका सही आंसर होगा 1324, बी आंसर होगा। अब इसको याद कर लीजिएगा, देखिएगा यूपी पीसीएस प्री 2014 का क्वेश्चन है, हल्के मत लीजिएगा। वनडे एग्जाम हो चाहे यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, सब जगह यहाँ से यूनियन एंड टेरिटरी से क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजी फॉर्म में। आर्टिकल 1 2 3 4 क्या है, कैसे उसका फॉर्मेशन है और स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कब हुआ, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी से आने वाले हैं, कहीं भी आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे और 2 क्वेश्चन आपको ज्यादा ही आता रहेगा एग्जाम में और बच्चों से। Which one of the following is the correct chronological order? फिर देखिए करेक्ट chronological order का क्वेश्चन आ गया। ये भी देखिए यूपी पीसीएस प्री 2014 में एक ही चीज को 2 बार पूछा गया क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम। छत्तीसगढ़ आपको पता है कब बना है, 2000 में बना है। अरुणाचल प्रदेश 1987 में, झारखंड हमारा 2000 में और सिक्किम हमारा क्या बना है 1975 में। कहेंगे तो 2 हो गया, एक तो झारखंड फिर और ये। तो आपको पता है सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को और झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 को। इसमें देख लीजिए तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, सबसे पहले सिक्किम, डी बी सी, डी बी ए सी। तो इसमें आप मिला लीजिएगा क्या होगा इसका, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है जैसे। चलिए, पर इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबसे पहले होगा सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। मैं इसमें लिख देता हूं, सबसे पहले इसमें होगा सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर इसका होगा हमारा छत्तीसगढ़, फिर हमारा होगा झारखंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट। फिर देखिए क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आया आईएएस प्री 2007 में, समझ रहे हैं यूपीएससी तक में भी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सिक्किम कब बनता है 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में। तो सबसे पहले क्या हुआ, नागालैंड। नागालैंड कब आता है 1963 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंटीग्रेटेड सिक्किम। सिक्किम के बारे में अभी मैंने पूरी कहानी बताई। 1947 से पहले वो स्टेट हुआ करता था चौगिया डायनेस्टी का। फिर मैंने बताया 1947 के बाद वो प्रोटेक्टरेट था भारत में। इंडो सिक्किम ट्रीटी के बारे में मैंने बताया था। अब इसके क्वेश्चन है कि 34वां कॉन्स्टिट्यूशन 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था और 36वां क्या था। तो फुल फ्लेज्ड स्टेट के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल होता। अगर ऑटोनॉमस स्टेट के बारे में पूछता, एसोसिएट स्टेट के बारे में पूछता तो 35वां होता। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। फिर आते हैं द फर्स्ट कमीशन वाज फॉर्म्ड इन इंडियन इन 1941। इसमें कहा गया है कि ये क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा गलत टाइप हो गया, इसको ध्यान मत दीजिएगा। इसमें यह कहा गया है कि जो पहला कमीशन स्टेट लैंग्वेज के बेसिस बनाया गया, कौन सा कमीशन है। 3 कमीशन मैंने आपको पहले अच्छे से बताया, एसके धर कमीशन,
उसके बाद मैंने बताया जेवीपी कमेटी, फिर उसके बाद मैंने फजल अली 1948, 1948 और 1953, ये 1955 में कहते हैं। तो पहला हमारा एसके धर हो गया, जस्टिस एसके धर। तीन कमेटी मैंने बताया था, याद करिए, देखिएगा पुराना लेक्चर। विच इज द फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द लिंग्विस्टिक स्टेट। अब बताइए 1953 में मैं पोटी श्रीरामुलु की पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी, क्रोनोलॉजी मैंने बताया था, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा 1953 में आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है। इसके बाद ही फजल अली कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आता है, और आंध्र प्रदेश बनाने का कारण रहता है 56 दिन का हंगर स्ट्राइक। पुट्टू श्रीरामुलु जो आंध्र प्रदेश के रहते हैं और तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की डिमांड किया करते हैं आंध्र प्रदेश से अलग होके एक, तो उसके लिए आंध्र प्रदेश का डिमांड करते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं, उनको 56 दिन के बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसके धर कमीशन रिजेक्टेड द लिंग्विस्टिक बेसिस, सही बात है। जेवीपी कमेटी एक्सेप्टेड, ये गलत है, जेवीपी कमेटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इन्होंने भी कहा था कि हम रिजेक्ट करते हैं कि स्टेट का जो फॉर्मेशन होगा वो लैंग्वेज की बेसिस पे नहीं हो सकता है। बट फजल अली 1953 में जब आते हैं वो कहते हैं लैंग्वेज तो स्टेट का बेसिस नहीं हो सकता, लैंग्वेज स्टेट का बेसिस हो सकता है फॉर्मेशन के लिए, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट को पूरी तरीके से मना करते हैं। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, तो ओनली ए ऑप्शन हो, यही सही होगा। सेकंड पे आते हैं, द न्यू इफ अ न्यू स्टेट to be formed, which schedule of the constitution will need to be amended। यदि कोई नया राज्य बनाना हो तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? पहला, पांचवा, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। तो फर्स्ट शेड्यूल में मैंने आपको अच्छे से बताया है, पहले शेड्यूल में भारत का नाम, भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम को मेंशन किया गया है, इसलिए अगर संशोधन करना होगा उनके नाम में तो फर्स्ट ही शेड्यूल में तो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को बनाए? 1956 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 टू इनेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन को लागू करने के लिए 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया जाता है, उसमें कहा जाता है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। बट फजल अली का रिकमेंडेशन होता है कि भारत सरकार को कि 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी बनाइए, और 26 जनवरी 1950 को जब कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था उस समय पार्ट ए बी सी डी जो 4 फोल्ड क्लेसिफिकेशन था उसको रिपील करने की बात करते हैं। इसका सही आंसर होगा ए। फिर आते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, इन विच ईयर द स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो साथियों आज की क्लास में आपने देखा कि कैसे करके अगर हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं तो सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहीं से हो जाता है, और नए क्वेश्चन भी आपके यहीं से बनते हैं। लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या काम है। देखिए मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन टॉपिक के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपके खुद से हल हो जा रहे होंगे अगर आपने लेक्चर को आसानी से सुना होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे सिटीजनशिप, जो पार्ट 2 में है। भारत के संविधान में आर्टिकल 5 से 11 हम बात करेंगे नागरिकता, एक नागरिकता कैसे मिल सकती है। अभी हम रिसेंट में देख रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया चली जाती हैं और अंजू यहां से चली जाती हैं पाकिस्तान। तो कैसे क्या क्या हो सकता है, 1947 के बाद क्या परमिट सिस्टम था क्या नहीं था, इन सब की डिटेल जानकारी हम अगले वीडियो में करेंगे जब हम सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इससे जितने मैंने एमसीक्यू कराए हैं इनको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा वीडियो पॉज करके। थैंक यू वेरी मच।